YouTube की सफलता के बाद अब नासिक में हम अपना पहला ऑफलाइन सेंटर खोल रहे हैं, नासिक गंगापुर रोड शहीद सर्कल पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी पवन वाग एकेडमी के साथ अपने स्टडी करना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और आप भी बहुत अच्छे एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए पवन वाग एकेडमी, गंगापुर रोड शहीद सर्कल नासिक। ये है हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ आप हमें आके मिल भी सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, तो देरी किस बात की, ज्वाइन पवन वाग एकेडमी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। माई सेल्फ करुणा जोशी। तो हम देख रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो प्रीवियस लेक्चर से हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो टोटल आपके 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, उन 4 में से हमने 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देख लिए। आज के पार्ट में हम 3rd कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने वाले। ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखी थी, जो सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी थी वो थी आपकी वेपर प्रेशर लोअरिंग। देन सेकंड वाली देखी थी हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में, जिसका नाम था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन। एंड आज के लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हम 3rd कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3rd कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की ये जो 3rd कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसके बारे में सिमिलरली उसी वैसे हमें देखना है जैसे हमने 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लाइक वेपर प्रेशर लोअरिंग में जो कंसेप्ट पढ़े थे एंड जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में जो कंसेप्ट पढ़े थे, सिमिलरली उसी वे से हमें वही कंसेप्ट फिर से देखना है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या डिफरेंस है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले हमें पता होने चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है या फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट की। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो ये वाला जो कंसेप्ट है फ्रीजिंग पॉइंट का, अभी लिख रहे हैं हम इसकी डेफिनेशन फ्रीजिंग पॉइंट की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, टेम्परेचर एट विच द liquid phase and solid phase are in equilibrium and have same vapor pressure। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी है फ्रीजिंग पॉइंट की। तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब समझ लो अभी। और टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर कि उस टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज। ये जो आपकी लिक्विड फेज है एंड जो सॉलिड फेज है, तो दोनों की दोनों फेज क्या होंगी, इक्वल्स होंगी, इक्विलिब्रियम होगी। ठीक है, एंड जब वो इक्वल्स होंगी तो उनका वेपर प्रेशर भी कैसे होगा, सेम वेपर प्रेशर होगा, इक्वल वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, इसी का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का जो जनरल लाइफ का एग्जांपल है वो देखते हैं हम। लाइक अगर हमने कोई वाटर लिया, उस वाटर को अगर हमने फ्रीजर में रखा, ठीक है, उस वाटर को हमने रेफ्रिजरेट किया, फ्रीजर में रखा, तो उस लिक्विड का, वाटर था आपका लिक्विड, ठीक है, तो उस वाटर को जब वो लिक्विड फॉर्म में था तब हमने उनको उस वाटर को फ्रीजर में रखा, रेफ्रिजरेट किया उसको। ठीक है, एंड देन वो जो वाटर मतलब जो लिक्विड हमने रेफ्रिजरेट किया था, जो फ्रीजर में रखा था, उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, बर्फ बन जाएगा, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्जन हो गया। तो उसी को कहते हैं, उसी टर्म को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो लिक्विड मतलब जो वाटर था वो कन्वर्ट हो गया है सॉलिड में, जो लिक्विड फॉर्म था, लिक्विड फेज थी, वो कन्वर्ट हो चुकी है सॉलिड फेज में। एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट होगा कि जहां पे लिक्विड का कन्वर्जन हो जाएगा सॉलिड में, ये वाला लिक्विड का कन्वर्जन हो जाएगा सॉलिड में, तो उसको बोलेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो वो है फ्रीजिंग पॉइंट का एग्जांपल। तो यहाँ पे यही पॉइंट मेंशन किया है, एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी जब लिक्विड फेज का कन्वर्जन हो जाएगा सॉलिड फेज में, एंड लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम हो जाएंगे।
ठीक है, इक्वल हो जाएंगे। एंड अगर उनका जो टेम्परेचर था वो इक्वल्स हो रहा है, मतलब जो लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज आपकी इक्विलिब्रियम हो रही है, उसी का मतलब क्या होता है, जो वेपर प्रेशर है दोनों का, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड कैसा हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं, एक ऐसा टेम्परेचर कि उस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड कैसे हो जाएंगे, इक्वल्स हो जाएंगे, उसी को कहते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर कि उस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड हो जाएंगे इक्वल, उसी को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट तो अभी हमें पता चल गया। देन नेक्स्ट देखते हैं, अभी उसके बाद क्या देख रहे थे हम, पूरा सेंटेंस क्या है, पूरा सेंटेंस है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, उसकी डेफिनेशन कैसी है। ठीक है, यहां पे देखते हैं अभी हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे आप नोटिस करोगे, जो पहले भी दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, लाइक वेपर प्रेशर लोअरिंग में भी पढ़ा हमने, तो वेपर प्रेशर लोअरिंग की डेफिनेशन क्या थी, डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हमने यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट का वर्ड लिखा है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, वेपर प्रेशर, क्योंकि तब क्या देख रहे थे हम, वेपर प्रेशर लोअरिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया था हमने वेपर प्रेशर, जहां पे फ्रीजिंग पॉइंट का वर्ड है वहां पे सिर्फ मेंशन किया था वेपर प्रेशर का। ठीक है, देन नेक्स्ट जो हमने सेकंड वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी, बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन का, तो उसमें भी आपने नोटिस किया, जब हमने इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखी तो उसकी डेफिनेशन भी कैसी थी, डिफरेंस बिटवीन द, इधर क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट की जगह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप ये वाला कंसेप्ट भी ध्यान में रख सकते हो, डेफिनेशन याद करने का कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपकी वर्ड्स चेंज हो रहे, बाकी पूरी डेफिनेशन सेम है। सिर्फ आपको फ्रीजिंग पॉइंट की जगह अगर आपको वेपर प्रेशर लोअरिंग की डेफिनेशन बनानी है तो फ्रीजिंग पॉइंट की जगह रिप्लेस करोगे आप वेपर प्रेशर का वर्ड। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन की डेफिनेशन बनानी है तो फ्रीजिंग पॉइंट की जगह रिप्लेस करोगे आप बॉइलिंग पॉइंट का वर्ड। ठीक है, इधर का भी फ्रीजिंग पॉइंट एंड उधर का भी जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी जगह रिप्लेस करोगे आप सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट का वर्ड। एंड अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन बनानी है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है तो यहाँ पे डिफरेंस भी कैसे होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट के बीच में एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के बीच में। ठीक है, ये था सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का पार्ट कि डेफिनेशन कैसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे समझ लो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, बहुत इजी डेफिनेशन है याद करने के लिए। डिफरेंस बिटवीन मतलब डिवाइडेशन है, डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिवाइडेशन है, जो अलग अलग फॉर्म में है, जो डिफरेंस मेंशन किया है, उसी को कहते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन। देन नेक्स्ट अभी मेंशन कर लेते कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट किसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। अगर हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट के बारे में देखा था तब हमने वहां पे क्या मेंशन किया था, TB। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट के बारे में जब हम देख रहे थे तो यहाँ पे हमने TB मेंशन किया था, एंड प्योर सॉल्वेंट के बारे में था तो यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया था। ठीक है, अभी हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट देख रहे हैं तो यहाँ पे आएगा अभी TF,
एंड प्योर सॉल्वेंट के बारे में देख रहे तो यहाँ पे आएगा नॉड। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या होगा वो देखो। अभी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किससे इंडिकेट करोगे भाई? सिर्फ और सिर्फ TF से। ठीक है, क्योंकि TF नॉड तो हम प्योर सॉल्वेंट के लिए यूज करते, जो नॉड आता है तो हर एक कंसेप्ट में आपको एक बात सिमिलर नजर आएगी, जो नॉड होता है वो प्योर सॉल्वेंट के लिए ही यूज हो रहा है एंड जो सॉल्यूशन होगा वहां पे सिर्फ आपका सिंपल यूज हो रहा है, नॉर्मल। ठीक है, वो है TF। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट था इसलिए हमने यहाँ पे F मेंशन किया। देन नेक्स्ट ये तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अभी सिमिलरली उसी वैसे देखना है जैसे पहले दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम देख के आए एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि एक्चुअल में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा नाम क्यों दिया है। तो चलिए देखते, यहाँ पे भी उसी वैसे देखने वाले हम दो बीकर्स लेंगे। ठीक है, ये है आपका पहला बीकर, ये है सेकेंड बीकर। ओके, देन नेक्स्ट क्या करना है वो देखो। यहाँ पे लेंगे हम उस लिक्विड को, उस बीकर को फिलअप करेंगे लिक्विड से। यहाँ पे इस बीकर में हमने लिक्विड ले लिया। ठीक है, तो ये लिक्विड है आपका, लिक्विड बोलो या इसको आप और क्या नाम दे सकते हो, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट ये वाला जो बीकर है इसको भी फिलअप कर देते हैं हम लिक्विड से। इस वाले बीकर में भी हमने लिक्विड को फिलअप कर दिया। ये है आपका लिक्विड, लिक्विड कहो या वही सिमिलर बात प्योर सॉल्वेंट कहो। ठीक है, देन अभी देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे लिक्विड प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है एंड यहाँ पे भी लिक्विड प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, लेकिन क्या होता है भाई, अभी तक हमने सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब जो दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी उसमें क्या देखा था, जो आपका एक बीकर था उसमें क्या हो रहा था, वहां पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की एडिशन हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस वाले केस में भी सिमिलर होगा, यहाँ पे एडिशन होगी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की, तो ये है आपके नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट एंड सोल्यूट का कॉम्बिनेशन आ गया, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट मिक्स हो गए। अगर जहाँ पे आपको सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स नजर आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूशन बोलते। तो ये वाला बीकर है आपके सॉल्यूशन का। ठीक है, देन नेक्स्ट अभी देखो यहाँ पे लिया था हमने लिक्विड एंड प्योर सॉल्वेंट, तो यहाँ पे सिर्फ वही रहेगा, तो इसको नाम देंगे हम नीचे प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, वही जो ऊपर हमने मेंशन किया था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो प्योर सॉल्वेंट के लिए क्या यूज किया है हमने, TF नॉड, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम TF नॉड। ठीक है, TF नॉड एंड सॉल्यूशन को क्या मेंशन किया था यहाँ पे हमने TF, तो यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं TF। ठीक है, देन अभी देखो क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन में देखा था हमने, दो बीकर्स लिए थे, लिक्विड को फिलअप किया था, इस वाले लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को भी डिसॉल्व कर दिया था, देन हीट दिया था उस बीकर को। ठीक है, नीचे से उसको जो बीकर था उसको हीट दिया था, बॉईल किया था, क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन था। इस वाले केस में क्या करना है, आप हीट दोगे, बॉईल करोगे? नहीं भाई नहीं, नाम देखो क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कंसेप्ट है फ्रीजिंग पॉइंट का, तो बॉईल कैसे करोगे? ठीक है, नाम देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, इसका मतलब वहां पे क्या करना है, हमें फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, इसीलिए उनको क्या करेंगे हम, फ्रीजर में रखेंगे, रेफ्रिजरेट करेंगे उनको। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट लिखा है तो उसको बॉईल थोड़ी ना करेंगे यार, क्योंकि बॉईल तो बॉइलिंग पॉइंट में करते हैं, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है तो फ्रीजिंग पॉइंट में हमें फ्रीज करना पड़ेगा। फ्रीज करने के लिए हम उसको फ्रीजर में रखेंगे, रेफ्रिजरेट करेंगे। ठीक है, तो दोनों के दोनों बीकर्स को हम करेंगे रेफ्रिजरेट, उनको रखेंगे हम रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, फ्रीजर में रखेंगे। देन नेक्स्ट हम नोटिस करेंगे, जब उनको हम फ्रीजर में रखेंगे तब नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो आपका प्योर सॉल्वेंट का कंपाउंड था, प्योर सॉल्वेंट का जो बीकर था, तो यहाँ पे एक ही लिक्विड आपको दिख रहा है, सिमिलर लिक्विड है प्योर सॉल्वेंट का, एक ही लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट के कंपाउंड्स वहां पे प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स वहां पे प्रेजेंट है। तो उनके बीच में क्या होगा भाई, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टिव फोर्स उनके बीच में होगा, क्योंकि वो सभी के सभी सिमिलर है,
प्योर सॉल्वेंट के कंपाउंड से, प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से। सोचो ना, अगर क्लासमेट्स होते, ठीक है, हमारे जो क्लासमेट्स होते, क्लास होता है, क्लास में जो हमारे क्लासमेट्स होते हैं, तो क्लासमेट्स की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। अगर कोई दूसरे डिवीजन का स्टूडेंट अगर हमारे क्लास में आके बैठते तो उनके बीच में इतना स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है। अगर सिर्फ एंड सिर्फ हमारे क्लासमेट्स हो तो वहाँ पे कैसा बॉन्डिंग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होते, ठीक है, एक दूसरे से वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होते, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उनके बीच में बॉन्डिंग होती है। एक ही क्लास के बच्चे हो तो, एक ही क्लास के स्टूडेंट हो तो, क्लासमेट्स, ठीक है, अगर कोई दूसरे डिवीजन का स्टूडेंट आके हमारे क्लास में बैठे तो उतनी ज़्यादा उससे उतना स्ट्रांगर अट्रैक्शन नहीं होता है जितना हमारे क्लासमेट से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही क्लास के बच्चे थे, सभी के सभी प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे। अगर सिमिलर है, अगर एक ही क्लास के स्टूडेंट थे तो सबके बीच में क्या था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था, यूनिटी थी, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना कि हमारे क्लासमेट्स के अंदर में यूनिटी है। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे सिर्फ एक ही लिक्विड था, प्योर सॉल्वेंट का लिक्विड था। इसका मतलब है वहाँ पे एक दूसरे में उन मॉलिक्यूल्स का, उन प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है उनके बीच में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। इसीलिए उनको जब हम फ्रीज करेंगे तो उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर लगेगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर वो सभी के सभी सिमिलर है तो वो जल्दी फ्रीज थोड़ी ना होंगे, ठीक है, इतनी जल्दी हार थोड़ी ना मानेंगे, वो फ्रीज होने में बहुत टाइम लेंगे। इसीलिए वहाँ पे क्या लगेगा, हाइयर टेम्परेचर लगेगा, हमें हाइयर फ्रीजिंग पॉइंट लगेगा। यहाँ पे जो ये है तो यहाँ पे क्या लगेगा, हमें हाइयर फ्रीजिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तभी जाके वो फ्रीज होंगे, क्योंकि सबके सब सिमिलर कंपाउंड से, सिमिलर मॉलिक्यूल से उनके बीच में इतनी यूनिटी है, इतने जल्दी हार थोड़ी ना मानेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, अभी इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो तो हमें पता चल गया, ठीक है, वो फ्रीज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी फ्रीज करने के लिए। इसका मतलब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी सॉल्यूशन में क्या होता है। सॉल्यूशन में प्योर सॉल्वेंट के साथ साथ सोल्यूट भी प्रेजेंट है, प्योर सॉल्वेंट के साथ साथ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी वहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब दो कंपाउंड्स आ गए, सोल्यूट भी प्रेजेंट है, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। अभी बताया अगर सिमिलर स्टूडेंट हो, एक ही क्लास के स्टूडेंट हो तो उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांगली उनके बीच में बॉन्डिंग होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सोल्यूट भी प्रेजेंट है, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, तो वो जो है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के कंपाउंड मतलब सिमिलर नहीं है, अलग अलग है। सोल्यूट भी प्रेजेंट है, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, तब क्या होगा, ये जो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी ना, जो अट्रैक्शन होगा ना, जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो बहुत कम होगा। जितना प्योर सॉल्वेंट में स्ट्रांग था उतना स्ट्रांग इधर नहीं है, स्ट्रांग अट्रैक्शन नहीं है इनके बीच में, स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग है। कोई दूसरे क्लास के भी स्टूडेंट है, हमारे क्लास के भी स्टूडेंट है, कोई और दूसरे क्लास के भी स्टूडेंट है, इसीलिए इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं है, स्ट्रांग अट्रैक्शन नहीं है। और अगर इनके बीच में स्ट्रांग अट्रैक्शन नहीं है एंड अगर इनको अगर हम थोड़ा भी टेम्परेचर देना, ये फ्रीज हो जाएंगे, जल्दी से हार मान लेंगे, क्योंकि उनके बीच में यूनिटी नहीं है, वो जल्दी हार मान लेंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप्स के हैं, सोल्यूट भी प्रेजेंट है, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, सिमिलर थोड़ी ना है कि एक दूसरे की बात मान लेंगे, ठीक है, सोल्यूट भी प्रेजेंट है, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, तो वो जल्दी फ्रीज, मतलब अगर इनको हम टेम्परेचर दे देंगे तो ये जल्दी से फ्रीज हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे की बात मानते ही नहीं है, जल्दी फ्रीज हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट इनका जो होगा तो वो कैसा होगा, फिर लोअर फ्रीजिंग पॉइंट होगा। जो TF है इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कैसा आएगा, फिर लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट भी प्रेजेंट है, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, तो इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो लोअर आएगा। लेकिन जो प्योर सॉल्वेंट है इसमें प्योरली एक ही लिक्विड प्रेजेंट है, इनके बीच में यूनिटी ज़्यादा है, बॉन्डिंग स्ट्रांग है, स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स है इनके बीच में। अगर हम इनको फ्रीज करेंगे, टेम्परेचर देंगे तो ये जल्दी हार नहीं मानते, ये बहुत टाइम लेंगे, टेम्परेचर का हाइयर टेम्परेचर लेंगे और इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो भी हाइयर आएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे हमने नोटिस किया जो TF नॉट होता है, मतलब ये जो प्योर सॉल्वेंट होता है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये ज़्यादा है एज कंपेयरिंग टू द सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक से सुनो, जो प्योर सॉल्वेंट है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब ये जो TF नॉट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हायर है देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का तो फ्रीजिंग पॉइंट लोअर है क्योंकि वहाँ पे सोल्यूट भी प्रेजेंट है, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, इसीलिए उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो है कम। फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, हायर फ्रीजिंग पॉइंट है TF नॉट का। ठीक है, देन एक और बात है जो समझ लो, अभी हम डेफिनेशन लिखी थी हमने, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है वो तो अभी हमने पढ़ लिया कि TF नॉट का हायर फ्रीजिंग पॉइंट आता है, TF का कम फ्रीजिंग पॉइंट होता है, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया लोअर हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे आपका सोल्यूट के कंपाउंड्स प्रेजेंट है सॉल्वेंट में, वहां का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लोअर हो रहा है, कम हो रहा है। इसी का मतलब क्या है, वहां का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लोअर बोलो, डिप्रेस बोलो, डिक्रीज बोलो, तो यहाँ का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हो रहा है डिप्रेस, इसीलिए इस वाले कंसेप्ट को नाम दिया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, वहां का फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन है वहां का फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है डिप्रेस, मतलब डिक्रीज, इसीलिए इस वाले कंसेप्ट को नाम दिया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और दोनों में क्या डिफरेंस था वो भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया। जो प्योर सॉल्वेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट वो भी देख लिया, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो भी देख लिया। ठीक है, अभी एक इक्वेशन भी देख लेते हैं उसका कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे हम डेफिनेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन देखो कैसे आएगा, डेल्टा TF विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जिसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है उसको आप पहले लिखोगे एंड उस बड़े वैल्यू से आप माइनस करोगे छोटी वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हायर फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, TF नॉट का, तो यहाँ पे TF नॉट का है हायर फ्रीजिंग पॉइंट। देन नेक्स्ट देखो अभी क्या है, TF है सॉल्यूशन, उसको आप उससे माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन मिला हमें यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डेल्टा TF का मीनिंग ही क्या होता है, फिर डेल्टा TF का मतलब ही होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इक्वेशन भी बना लिया हमने डेफिनेशन से कि TF नॉट माइनस TF ये हो रहा है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को इंडिकेट करते हैं डेल्टा TF से। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट था वो हमने देख लिया। और अच्छी तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट समझने के लिए हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। अगर वो ग्राफ भी हमें समझ गया ना तो हम इजीली क्लियर आउट कर सकते हैं कि हाँ भाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का टॉपिक क्या है। और यहाँ पे जो मेंशन किया है हमने कि प्योर सॉल्वेंट का हायर फ्रीजिंग पॉइंट आता है एंड जो सॉल्यूशन होते हैं उनका लोअर फ्रीजिंग पॉइंट आता है, तो ये भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देख लेते। तो चलिए देखते ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते, ग्राफ निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये वाला ग्राफ निकाला है। यहाँ पे समझ लो अभी ये है आपकी वेपर प्रेशर, इधर नाम देंगे हम वेपर प्रेशर। ठीक है, देन नेक्स्ट ये है आपका इधर टेम्परेचर। ओके, देन अभी देखो क्या होता है, कर्व निकालेंगे हम। ठीक है, यहाँ से है आपका एक कर्व, देन नेक्स्ट ये कर्व ऐसा है, देन सेकंड वाला कर्व अगेन आपका ऐसा है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या करना है, उनको नाम देते हैं। ये पहला वाला कर्व था आपका AB का। ठीक है, टेक्स्ट बुक में जिन नाम से दिया है वही नाम से हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट ये वाला जो सेकंड वाला कर्व था आपका ये है CD का। देन नेक्स्ट वाला ये वाला कर्व है आपका EF का। ओके, अभी देखो क्या है, जो AB का कर्व हमने निकाला है वो है आपका जो AB का कर्व है। ठीक है, ये वाला जो AB का कर्व यहाँ पे हमने प्रेजेंट किया है, तो ये वाला AB का कर्व है सॉलिड सॉल्वेंट का। ठीक है, ये वाला कर्व है आपका सॉलिड सॉल्वेंट का। जो CD का कर्व लिया है हमने ये वाला, तो CD का कर्व है ये वाला, जो CD का कर्व है, तो ये वाला कर्व लिया है हमने लिक्विड सॉल्वेंट। लिक्विड सॉल्वेंट बोलो या प्योर सॉल्वेंट बोलो। ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट का लिया है। एंड देन जो EF है आपका, तो EF का जो कर्व है वो है सॉल्यूशन का। ठीक है,
देन नेक्स्ट क्या किया है हमने वो देखो, यहां से एक स्लोप निकाला, अगेन इधर से एक, तो ये वाला जो है आपका वो है TF एंड ये वाला है आपका टेम्परेचर TF नॉट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट इंडिकेट किया है हमने TF एंड TF नॉट। ठीक है, ग्राफ तो निकाल दिया भाई, अभी उसको समझ लेते हैं एक्चुअल में क्या है। ठीक है, जो यहां से समझ रहा है उसको हम वहां पे जाके मेंशन कर देते। सबसे पहले क्या देखा हमने, जो AB है, AB का जो कर्व निकाला है, तो AB कर्व रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट किया है AB कर्व ने, सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉलिड सॉल्वेंट। देन नेक्स्ट क्या है वो देखो, जो CD का कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड सॉल्वेंट, तो CD कर्व रिप्रेजेंट लिक्विड सॉल्वेंट। जो CD का कर्व था उसने रिप्रेजेंट किया है लिक्विड का सॉल्वेंट। देन नेक्स्ट बचा है आपका EF का कर्व। ठीक है, तो ये वाला जो EF का कर्व है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूशन। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्वेंट का जो कर्व था वो था AB का। देन नेक्स्ट जो लिक्विड सॉल्वेंट का कर्व था वो था CD का। एंड देन EF का जो कर्व हमें मिला है वो रिप्रेजेंट कर रहा था सॉल्यूशन को। जो दिख रहा था वो तो हमने वहां पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, अभी समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या वहां पे। ओके, जो AB का कर्व है एंड जो CD का कर्व है उसको देखो सबसे पहले। ठीक है, नोटिस किसको करना है, फोकस किसको करना है वो देखो। AB की कर्व देखो एंड CD का कर्व देखो, AB एंड CD। अगर हम AB एंड CD को देखें, यहां पे देखो AB एंड CD इंटरसेक्ट हो रहे, AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट B। ठीक है, जो AB की कर्व थी एंड जो CD की कर्व थी वो इंटरसेक्ट हो रही है पॉइंट B पे। ठीक है, इंटरसेक्ट पॉइंट B। जो AB एंड CD था वो तो पॉइंट B पे इंटरसेक्ट हो चुका है। तो पॉइंट AB क्या था आपका, पॉइंट AB का मतलब था सॉलिड सॉल्वेंट एंड CD का मतलब क्या था, लिक्विड सॉल्वेंट। AB का मतलब क्या था, सॉलिड सॉल्वेंट एंड CD का मतलब क्या था, लिक्विड सॉल्वेंट। दोनों के दोनों क्या हो गए, इंटरसेक्ट हो रहे। सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट इंटरसेक्ट हो चुके हैं। इसी का मतलब क्या हो गया, सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्वेंट आर इन इक्विलिब्रियम। दोनों के दोनों कैसे आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। डेफिनेशन देखो भाई, डेफिनेशन में क्या पढ़ा था हमने, लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज आर इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो AB की कर्व है, जो CD की कर्व है, मतलब जो AB की कर्व थी वो थी आपकी सॉलिड सॉल्वेंट की, जो CD की कर्व थी वो थी लिक्विड सॉल्वेंट की। तो सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट इंटरसेक्ट हो चुके पॉइंट B पे। ठीक है, पॉइंट B पे वो इंटरसेक्ट हुए थे। मतलब ही क्या हुआ, सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्वेंट्स आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब इस सॉलिड एंड लिक्विड फेज वहां पे इक्विलिब्रियम हो चुके। अगर वो इक्विलिब्रियम हो चुके तो उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो भी कैसे है भाई, सेम वेपर प्रेशर, हैव सेम वेपर प्रेशर। तो उनका वेपर प्रेशर भी कैसे हो गया, सेम आएगा वेपर प्रेशर भी, क्योंकि वो दोनों के दोनों कैसे है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड दोनों के दोनों भी सेम आएंगे क्योंकि वो इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये बात तो अभी हमें पता चल गई AB एंड CD के बारे में। उसके साथ साथ इक्विलिब्रियम है एंड उनका वेपर प्रेशर भी सेम है। इसके साथ साथ एक और बात है टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की। ठीक है, देन टेम्परेचर ऑफ करस्पॉन्डिंग फ्रीजिंग पॉइंट, तो उनका जो टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो टेम्परेचर कैसा है उनका, TF नॉट मेंशन होगा, क्योंकि क्या है वहां पे सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का क्या इंडिकेट करते हैं हम, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट TF नॉट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर आप देखोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसा है, हाइयर है, सबसे ऊपर है भाई। तो जो टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है TF नॉट वो कैसा है, हाइयर। ठीक है,
देन नेक्स्ट देखते, ये बात तो अभी हमें पता चल गई, ये तो प्रूव हो चुका है जो हमने पढ़ा था अभी के अभी जो बीकर्स लिए थे उसमें हमने इंडिकेट किया था कि हायर फ्रीजिंग पॉइंट एंड लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ए बी कर्व है, जो सी डी कर्व है, मतलब ए बी कर्व है आपके सॉलिड सॉल्वेंट की, सी डी कर्व है लिक्विड सॉल्वेंट की, तो सॉलिड फेज एंड लिक्विड फेज दोनों के दोनों कैसे होते? इक्विलिब्रियम होते, क्योंकि ये डेफिनेशन में पढ़ा है हमने, ठीक है। दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ रहे, तो दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम होते। अगर वो इक्विलिब्रियम है तो उनका वेपर प्रेशर भी कैसे है? सेम वेपर प्रेशर है, ठीक है। देन जो टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है उनका, वो कैसे इंडिकेट किया हमने? TF नॉट से। क्यों? क्योंकि वो सॉल्वेंट मेंशन किया है हमने, सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे, तो इसीलिए वहां पे मेंशन किया हमने TF नॉट। एंड उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कैसा है? हायर है, क्योंकि सबसे ऊपर प्रेजेंट है वो कर्व। इसका मतलब है कि वहां का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गई AB एंड CD की बात। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखो अभी क्या है, सिमिलरली क्या होता है। अगर आप देखोगे तो ये जो AB कर्व है एंड जो सेकंड वाली कर्व देखो अभी EF, मतलब सॉल्यूशन की। AB की कर्व है सॉलिड सॉल्वेंट की, एंड जो EF की कर्व अभी हमें यहाँ पे दिख रही है सॉल्यूशन की, तो उसके बारे में देखते हैं। AB एंड EF वो भी क्या हो रहे भाई? इंटरसेक्ट हो रहे एट पॉइंट। कौन से वाले पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे? पॉइंट E पे। जैसे ये वाला पॉइंट B पे इंटरसेक्ट हो रहा था, वैसे ये जो कर्व है EF की एंड AB की, तो ये इंटरसेक्ट हो रही है पॉइंट E पे, तो ये इंटरसेक्ट हो गई यहाँ पे पॉइंट E पे, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो अभी क्या हो रहा है। जो सॉलिड एंड लिक्विड हमने ऊपर के केस में देखा था कि वो इक्विलिब्रियम था, वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है? जो AB की कर्व है, मतलब जो सॉलिड है यहाँ का, ठीक है, सॉलिड सॉल्वेंट एंड EF की कौन सी कर्व है? सॉल्यूशन की। तो सॉलिड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन वो भी कैसे है भाई? आर इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो इंटरसेक्ट हो रहे, इसीलिए वो इक्विलिब्रियम है। अगर वो इक्विलिब्रियम आ रहे तो उनका वेपर प्रेशर भी कैसे होगा? हैव सेम वेपर प्रेशर। उनका जो वेपर प्रेशर है वो कैसे आएगा? सेम वेपर प्रेशर आ रहा है दोनों का, सॉलिड सॉल्वेंट का एंड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम है दोनों की दोनों कर्व, इसीलिए उनका वेपर प्रेशर भी आ रहा है सेम। देन नेक्स्ट चलते हैं टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो यहाँ पे सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन अगर हम देखें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? TF से, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिकेट करेंगे हम TF से, ओके। देन कैसा है भाई वहाँ का फ्रीजिंग पॉइंट? यहाँ पे आपको कर्व से क्लियरली नोटिस हो रहा है कि जो सॉल्यूशन का कर्व है EF का वो है नीचे, ठीक है। जो CD का कर्व था लिक्विड सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, वो था ऊपर, मतलब हायर फ्रीजिंग पॉइंट था वहां पे। यहाँ पे EF है तो वो लोअर है, लोअर कर्व दिखाया है, वहां से क्लियरली नोटिस हो रहा है कि वहां पे जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम है, ठीक है। तो यहाँ का उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कैसा है? लोअर, मतलब कम है, ठीक है। लोअर फ्रीजिंग पॉइंट है, कम है, डिप्रेशन हो रहा है वहां पे, डिप्रेस हो रहा है, इसीलिए इस वाले कंसेप्ट को नाम क्या दिया है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रूव कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे जो आपका लिक्विड सॉल्वेंट है, मतलब जो प्योर सॉल्वेंट है, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो वो हायर होता है देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे ग्राफ में मेंशन करके दिया है, जिसकी आपको बहुत हेल्प होगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करते वक्त, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम एक एक करके पढ़ रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से आपको कोई भी 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, और चारों जो मतलब 4 ही जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको दी है टेक्स्ट बुक में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसीलिए ये वाला पार्ट भी समझ लो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप एग्जाम में मेंशन करोगे तो बहुत अच्छी तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा
पड़ेगा, ठीक है, जो एग्जामिनर होगा उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से इंप्रेशन पड़ेगा और आपको एक्स्ट्रा के मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर उसको डेफिनेशन जैसे एक्सपेक्ट हो वैसी डेफिनेशन भी नहीं मिली, तभी आप उसको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप एग्जाम में दिखाओगे तो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और वो मार्क्स देगा आपको, ठीक है। तो चलिए ये वाला जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का पार्ट था ये भी हमने देख लिया। देन नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर जो हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में ही देखना है, ठीक है। तो इसी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। तो चलिए गाइज नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमें देखना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, उसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो देखते हैं इस वाले टॉपिक को। ये वाला टॉपिक जो था ये बहुत रिलेट करता है जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन में हमने टॉपिक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वहां पे भी हमने देखा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, ऐसा हमने वहां पे पढ़ा था। तो वहां पे जो डेफिनेशन लिखी थी हमने वो सिर्फ उसमें माइनर चेंज है। वहां पे हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए लिखी थी, यहाँ पे हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में लिखना है, ठीक है। तो चलिए उसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to the जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है मोलैलिटी को, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी है वो ऐसी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन में क्या किया था हमने, यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ रहे, इसीलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिखा। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पढ़ रहे थे तब क्या लिखा था हमने यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। बाकी की जो डेफिनेशन है वो सिमिलर थी, डिफरेंस सिर्फ इतना था। तब हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के बारे में पढ़ रहे तो यहाँ पे क्या लिखा था, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है मोलैलिटी को। अभी हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ रहे तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, ठीक है। उसी तरह से हमें ये कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले निकालने हैं उसके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया था हमने, डेल्टा टी बी लिखा था क्योंकि वो क्या था, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पे हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ रहे तो यहाँ पे क्या बनेगा, डेल्टा टी एफ, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, मोलैलिटी रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से, ठीक है, वो भी लिख लेते हैं। उसके पहले एक और बात है, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को निकाल दें, ठीक है, मतलब ही ऐसा कर दे डेल्टा टी एफ विच इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमने निकाल दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एफ इनटू मोलैलिटी, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को निकाल दिया तो वहां पे आ गया के एफ। उनके मीनिंग्स भी लिख लेते हैं कि वो सिंबल किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। डेल्टा टी एफ को रिप्रेजेंट किया हमने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। जो m था वो था मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देन नेक्स्ट जो के एफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे के बी था क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो के बी को क्या लिखा था हमने, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है, के एफ है, के एफ है, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे ये वाला क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। और एक बात, जो के एफ है उसी को हम एक और नाम से भी जानते हैं और उसका नाम देखो क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। उसी को हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमने जो के बी था उसका एक और नाम लिखा था
बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट के साथ साथ एक और नाम के बारे में देखा था हमने कि केबी को हम इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको जो इंस्ट्रूमेंट था इब्यूलोस्कोप इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज किया था। यहाँ पे क्या यूज हुआ है, क्रायोस्कोप, इसीलिए उसको नाम दिया है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। आप उसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो दिखाया था उसके फुल फॉर्म्स जो थे, मतलब किसको हम क्या सिंबल से जानते, ये वाला एक्सप्लेनेशन भी हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो अभी क्या होता है, अगर m को कंसीडर किया हमने, ठीक है, मतलब जो मोलैलिटी है we consider the molality is 0, ठीक है। मोलैलिटी को कंसीडर किया हमने 0, मतलब m इज 0। अगर m 0 हो गया मतलब मोलैलिटी 0 हो गई, तो ये वाला इक्वेशन कैसे मिलेगा हमें, डेल्टा TF विच इज इक्वल टू दी KF, क्योंकि ये वाला m तो 0 है, मोलैलिटी तो 0 हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पे आपको सिर्फ इतना वाला इक्वेशन मिलेगा, डेल्टा TF विच इज इक्वल टू दी KF। डेल्टा TF का मतलब ही क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू द KF, मतलब ही क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद देखते हैं यूनिट्स के बारे में, ठीक है, उसके यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट्स आपको पता होने चाहिए, तो यूनिट्स के बारे में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला वाला जो यूनिट हम देखने वाले हैं इक्वेशन में, डेल्टा TF का, ओके, डेल्टा TF का यूनिट होता है K, और डिग्री सेल्सियस भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है, केल्विन बोलो या डिग्री सेल्सियस बोलो, सिमिलर बात है। तो डेल्टा TF का यूनिट होता है K। देन नेक्स्ट देखो किसके बारे में यूनिट देखना है, M, मोलैलिटी का, ठीक है। तो मोलैलिटी का यूनिट हमने पहले भी देखा था, फिर से देख लो, कोई बात नहीं। मोलैलिटी, उसका फॉर्मूला देखो क्या है, सबसे पहले मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया। देन नेक्स्ट क्या करना है वो देखो, मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट को कौन सा वाला यूनिट यूज करते हैं हम, मोल का, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास है, तो क्या यूज करोगे वहां पे kg, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी m मोलैलिटी का जो यूनिट था वो हमें यहाँ पे मिल गया, जो था मोल्स पर kg, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा TF का भी यूनिट मिल गया हमें, केल्विन। देन नेक्स्ट देखते हैं जो बचा हुआ है KF, ठीक है, ये वाला KF बचा हुआ है, तो KF का यूनिट देखते हैं अभी क्या होता है, KF, उसी का फॉर्मूला कैसे बन जाएगा फिर, अगर ये वाला KF हमने बाहर निकाल दिया, ये वाला KF अगर बाहर निकल गया तो ये वाला TF ऊपर चला जाएगा, मतलब ये कैसा फॉर्मूला क्रिएट होगा उसका, डेल्टा TF अपॉन m, ठीक है। तो यूनिट्स डालो भाई, अभी यूनिट्स पता है हमें, डेल्टा TF का यूनिट क्या मिला हमें, केल्विन, मोलैलिटी का यूनिट क्या मिला हमें, मोल अपॉन kg, यूनिट क्या बन जाएगा फिर KF का, वो देखो यहाँ पे K, ये वाला kg अगर ऊपर चला जाएगा तो वो पॉजिटिव में ही जाएगा, ये वाला मोल्स अगर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा निगेटिव, ठीक है। तो ये वाला जो यूनिट मिला है हमें K, kg, मोल, निगेटिव, तो ये वाला यूनिट मिला है हमें यहाँ पे KF का, ठीक है। KF मतलब ही किसका यूनिट मिला है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये वाले जो यूनिट्स है वो भी हमने लिख लिए, डेल्टा TF का मिला केल्विन, मोलैलिटी का फॉर्मूला डाल के यूनिट निकाला है हमने मोल पर kg, एंड इनके थ्रू दोनों के जो यूनिट्स थे उनको मिला के हमने KF का यूनिट बना दिया, जो है केल्विन, kg, मोल, निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, तो ये वाला पार्ट भी हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में देख लिया। देन और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो वाला पार्ट देखते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, जिसका नाम है मोलार मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो चलिए गाइस, जो लास्ट वाला कंसेप्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हमें देखना है उसका नाम है मोलार मास, ठीक है। यहाँ पे पढ़ते हैं अभी मोलार मास के बारे में, मोलार मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट जो न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में जो दिए वो भी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो फॉर्मूले हम देखने वाले हैं ये ध्यान में रखो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मोलार मास ऑफ सोल्यूट में क्या होता है। जो अभी हमने पढ़ा है
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट में जो फॉर्मूला अभी हमने निकाला वो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, डेल्टा टी एफ विच इज इक्वल टू द के एफ इंटू एम मोलैलिटी। ठीक है, डेल्टा टी एफ का मतलब क्या लिखा था भाई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो के एफ है वो क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी उसको बोल सकते हो। एम का मतलब भी क्या है, मोलैलिटी। ठीक है, तो चलिए ये वाला जो मोलर मास ऑफ सोल्यूट का जो कंसेप्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, ये पूरा का पूरा सिमिलर है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, पूरा का पूरा सिमिलर कंसेप्ट है जो हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन में देखा है मोलर मास में। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन जब हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था तो उसमें हमने मोलर मास ऑफ सोल्यूट के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे अभी ये जो मोलर मास ऑफ सोल्यूट है फ्रीजिंग पॉइंट में, ये दोनों के दोनों बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिमिलर, फॉर्मूला भी उनका सिमिलर मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में क्या होता था वहां पे। ठीक है, डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम, फॉर्मूला तो हमने लिख दिया। देन नेक्स्ट क्या हो रहा है वो देखो। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी थी उसमें भी पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या था फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि मोल्स किसके बारे में पूछा है, सोल्यूट के बारे में, इसलिए यहाँ पे क्या मेंशन किया, सोल्यूट मेंशन किया। देन नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ, मॉलिक्यूलर मास भी किसके बारे में लिखोगे फिर, सोल्यूट के बारे में ही। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास भी लिखोगे आप सोल्यूट के बारे में। तो मास ऑफ सोल्यूट को इंडिकेट करते हैं हम, मास, तो मास को किस वर्डिंग से, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते, तो मास को रिप्रेजेंट करते हम W से। ठीक है, एंड सोल्यूट पूछा है, सोल्यूट, तो सोल्यूट को कौन सा वाला नंबर यूज करते, सेकेंड नंबर। ये बातें बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, गलती से भी मिस्टेक मत करना, नहीं तो पूरा जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे या थ्योरी सॉल्व करोगे पूरी गलत हो जाएगी। इसीलिए ये वाला कंसेप्ट ध्यान में रखो, सॉल्वेंट को हमेशा सेकेंड नंबर देना है, सॉल्वेंट को हमेशा फर्स्ट नंबर दोगे एंड सोल्यूट को हमेशा सेकेंड नंबर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मास पूछा था, मास को रिप्रेजेंट करते हम W से, सोल्यूट पूछा था इसलिए सोल्यूट का नंबर लिखा हमने 2। ठीक है, तो W2 आ गया। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम M से, वो भी सोल्यूट के बारे में पूछा है, सोल्यूट, तो सोल्यूट किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, 2 नंबर से, तो यहाँ पे क्या आ गया, W2 अपॉन M2। ठीक है, ये मिल गया आपको नंबर ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला। देन नेक्स्ट और एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने मोलर मास में, मोलैलिटी का। ठीक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला, तो चलिए लिखो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं, जो मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ पे मेंशन करके दिया है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या मिला हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या मिला, W2 अपॉन M2। ठीक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला बना रहे हैं हम। ठीक है, W2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या मिला, W2 अपॉन M2, तो यहाँ पे मेंशन किया हमने W2 अपॉन M2। मास ऑफ सॉल्वेंट पूछा है, मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, W से। सॉल्वेंट पूछा है, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट को कौन सा वाला नंबर यूज करते हैं, फर्स्ट, तो यहाँ पे आ गया W1 अपॉन इन kg में पूछा है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, देन ये मिला हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला। इसी को हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, W2, ये वाला जो 1000 है वो आ जाएगा ऊपर, मतलब मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, एंड ये वाला M2 आ जाएगा नीचे, ये वाला जो है वो आ जाएगा नीचे, मतलब W1 इंटू M2। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिला हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला। देन नेक्स्ट क्या करना है वो देखो, ये वाला जो मोलैलिटी का फॉर्मूला मिला है उसको आप शिफ्ट करोगे इस वाले प्लेस में, मतलब मोलैलिटी के प्लेस में। तो चलिए करते उसको प्लेस, डेल्टा TF विच इज इक्वल टू KF इंटू, ठीक है, अभी डालेंगे हम ये वाली मोलैलिटी की वैल्यू जो है W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। ठीक है, ये वाली वैल्यू मिली हमें यहाँ पे डेल्टा TF की, मतलब ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू हमें मिली KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। देन नेक्स्ट क्या होता है,
प्रॉब्लम में हमें मोस्ट ऑफ M2 की मतलब मोलार मास ऑफ सोल्यूट की ही वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है, क्योंकि टॉपिक ही क्या देख रहे हैं, मोलार मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलार मास ऑफ सोल्यूट की जो फॉर्मूला होगा वो कैसे बनाओगे, सिर्फ आपको इसकी शिफ्टिंग करनी है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन में जो लिखा था वही सिमिलर प्रोसेस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूला भी सिमिलर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे M2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, वो देखो, ये वाला KF इंटू ये वाला W2 इंटू ये वाला 1000 अपॉन ये वाला W1, ये वाला M2 तो बाहर चला गया, तो ये वाला डेल्टा TF ले लेगा उसकी जगह, मतलब यहाँ पे आएगा वो मल्टीप्लाई करेगा डेल्टा TF। तो ये वाला फॉर्मूला मिला है हमें M2 का, मतलब मोलार मास ऑफ सोल्यूट का, जिसके थ्रू आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वाला फॉर्मूला है, इसको भूलना मत, ठीक है। प्रैक्टिस करो तो याद रह जाएगा। और सिमिलर कंसेप्ट है, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन में था वही सिमिलर प्रोसेस, सिमिलर फॉर्मूले हमने यहाँ पे भी लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोलार मास ऑफ सोल्यूट का कंसेप्ट हमने देखा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में वो होता है खत्म। उसके साथ साथ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट की थी आज के पार्ट में, वो होती है पूरी तरह से खत्म, ठीक है। देन नेक्स्ट, इसके डिपेंडेंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर आपको टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम दिए, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर जो प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक में दिया है उसको, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 2.8 है वो, जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। प्रॉब्लम 2.8 सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया व्हेन डिसॉल्व इन, ग्राम बोला, इसका मतलब तो अभी पता चल ही गया होगा कि मास दिया है। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हम, W से रिप्रेजेंट करते, ठीक है। देन अभी देखो 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया व्हेन डिसॉल्व इन, किसी में डिसॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू आपको दी है वो किसकी दी है, सोल्यूट की दी है। सोल्यूट को इंडिकेट करते हैं हम नंबर 2 से, ठीक है। तो वो वैल्यू दी है आपको 1.02 ग्राम, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते, डिसॉल्व इन 98.5 ग्राम, अगेन ग्राम दिया है, इसका मतलब अभी ये क्या आ गया, W1 सॉल्वेंट का मास दिया है अभी, ठीक है, जो है 98.5 ग्राम। आगे पढ़ते क्या दिया है, और सर्टन सॉल्वेंट डिक्रीजेस इट्स अ फ्रीजिंग पॉइंट बाय, अभी डिफरेंस दिया है, डिक्रीजेस बोला है कि किससे कितने थ्रू वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। जो अभी देखा था हमने TF नॉट माइनस TF का फॉर्मूला देखा था, वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो वाली वैल्यू दी है आपको डेल्टा TF की, ठीक है। वैल्यू दी है वो 0.211 की, ठीक है। आगे पढ़ते क्वेश्चन को, 1.60 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड, ठीक है। अगेन हमें एक और कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया है, तो ये वाला जो कंपाउंड था आपका, ये यूरिया के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। अभी नेक्स्ट और आपको कुछ वैल्यूज बताइए जो है अननोन कंपाउंड के लिए, ठीक है। अननोन कंपाउंड के लिए कुछ वैल्यूज हमें बताइए, वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। 1.60 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड, ग्राम में बोला है, मतलब ये क्या है, मास है। किसका मास है वो भी देखो, मास है तो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको W से, तो किसका मास दिया है वो देखो, अननोन कंपाउंड में डिसॉल्व इन, डिसॉल्व इन बोला है, इसका मतलब पहला वाला क्या दिया है भाई, सोल्यूट दिया है। सोल्यूट है तो उसको नंबर कौन सा वाला इंडिकेट करेंगे हम, 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका मास दिया था, यहाँ पे भी मास दिया था, ये यूरिया का है, ये अननोन कंपाउंड का है, तो यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए हम ऊपर स्लैश ले देते, ठीक है। तो W2 की वैल्यू बताइए आपको 1.609 ग्राम, ठीक है। अननोन कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन 86 ग्राम, मतलब नीचे क्या दिया है, सॉल्वेंट का मास दिया है, ठीक है, 86 ग्राम। देन नेक्स्ट, ऑफ द सेम सॉल्वेंट डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाय, अगेन वहीं पे वो बताया है, डिक्रीजेस फ्रीजिंग पॉइंट मतलब ही क्या है, डेल्टा TF, उसकी वैल्यू क्या दी है 0.34 केल्विन, ठीक है। कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ अननोन कंपाउंड, यहाँ पे आपको मोलार मास कंपाउंड कैलकुलेट करना है, मोलार मास ऑफ अननोन कंपाउंड, ठीक है, ये वाला कैलकुलेट करना है। एंड नीचे आपको यूरिया का मोलार मास मेंशन करके दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मोलार मास मेंशन किया है, जो दिया है 60, ठीक है, 60 ग्राम मोल। तो यहाँ पे M2 मेंशन करके दिया है यूरिया का, अननोन कंपाउंड का M2
जो है मोलार मास जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले याद करो अभी फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला याद करो भाई, फॉर्मूला। तो चलिए फॉर्मूला को लिखते, M2 विच इज इक्वल टू M2 विच इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन W1 इंटू डेल्टा TF। ये वाला फॉर्मूला था मोलार मास का। ठीक है, कैलकुलेट अभी हमें जो KF है कांस्टेंट है उसको बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेट करना है, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको बाहर निकाल दो सबसे पहले। ठीक है, 1000 KF को हमने बाहर निकाल दिया, ये वाली जो इतनी वाली वैल्यू थी इसको हमने बाहर निकाल दिया। देन नेक्स्ट क्या होगा पता है, ये वाली M2 की वैल्यू चली जाएगी इधर, मल्टीप्लाई करेगी एंड ये वाली W की वैल्यू आ जाएगी उसके नीचे, डिवाइड करेगी। ठीक है, तो चलिए लिखते M2 इंटू W1 इंटू डेल्टा TF। ये वाली जो वैल्यू थी ये चली गई ऊपर M2 के साथ मल्टीप्लाई करके, एंड ये वाली जो W2 की वैल्यू थी ये आ गई नीचे। ठीक है, तो ये वाला हमें फॉर्मूला मिला। सिर्फ शिफ्टिंग की हमने, क्योंकि KF की वैल्यू हमें निकालनी है, कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी है, इसलिए उसको हमने नीचे साइड में ले लिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, वैल्यूज डालो अभी। ठीक है, तो वैल्यूज डालते हैं 1000 KF। ठीक है, M2 की वैल्यू क्या दी है वो देखो, अभी M2 की वैल्यू यहाँ पे मेंशन करके दी है 60 ग्राम मोल, इनटू W1 की वैल्यू क्या मेंशन करके दी है 98.5 ग्राम, इनटू डेल्टा TF की वैल्यू क्या दी है 0.211 K, डिवाइडेड बाय W2, तो उसकी वैल्यू दी है 1.02 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम ग्राम, ये जो ग्राम है यहाँ का, ये ग्राम और ये ग्राम हो जाएगा कैंसल। देन नेक्स्ट क्या करना है वो देखो, 1000 KF इसको कैलकुलेट करना है। ऊपर वाले को सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, देन ये वाला जो है आपका 1.02 ग्राम। ठीक है, ऊपर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू मिल जाएगी उधर 1247.01 ग्राम। ठीक है, ग्राम केल्विन मोल यूनिट्स दिए, तो ये वाली वैल्यू हमने वहां पे मेंशन कर दी। ठीक है, देन नेक्स्ट इसको कैलकुलेट करो, डिवाइड करो 1000 KF विच इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करके आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा 1222.55 ग्राम केल्विन मोल। ये वाली जो वैल्यू थी वो हमें यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे ग्राम नहीं था, ये हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1000 KF की वैल्यू क्या मिली भाई, यहाँ पे ये वाली वैल्यू मिली आपको 1000 KF की। ठीक है, देन नेक्स्ट आगे चलते, ये वाला तो हमने यूरिया के वैल्यूज डाल के कैलकुलेट किया है। सिमिलरली क्या करना है हमें, यही फॉर्मूला यूज करके हम वैल्यूज को डालेंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे हम वैल्यूज को अभी डालने वाले, शिफ्ट करने वाले। तो चलिए वैल्यूज को डालते हैं वहां पे। यहाँ पे देखो अभी क्या होगा, 1000 KF विच इज इक्वल टू, ठीक है, M2 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, वो निकालनी है हमें, तो M2 मल्टीप्लाइड बाय W1 की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे 86 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा TF की वैल्यू क्या दी है 0.34 केल्विन। ठीक है, डिवाइडेड बाय W2 की वैल्यू देखो क्या है, तो W2 की वैल्यू यहाँ पे दी है 1.609 ग्राम। ठीक है, तो ये वाली जो ग्राम की वैल्यू है ये हो जाएगी कैंसल। ओके, देन नेक्स्ट क्या करना है वो देखो, 1000 KF विच इज इक्वल टू दी M2 इंटू इनकी मल्टीप्लीकेशन करना है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी नीचे। ठीक है, तो 86 इंटू 0.34 मल्टीप्लाई करके आंसर मिल जाएगा आपको वहां पे 29.24 केल्विन। ठीक है, तो वो वाला आंसर मिला। देन नेक्स्ट क्या करना है और कैलकुलेट करना है उसको। ठीक है, KF विच इज इक्वल टू ये वाला M2 है, इसको डिवाइड करके आंसर मिलेगा, वो आंसर आपको लिखना पड़ेगा, तो डिवाइड करके आंसर होगा उसका 18.173। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या होगा वो देखो, अभी ये वाला जो M2 यहाँ पे तो हमने देख लिया भाई, लेकिन अभी ये वाला जो है 1000 KF, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास है, हमने निकाली है। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है
ये देखो 1000 kF की जो वैल्यू हमें मिली थी उसको इस जगह पे सिर्फ हमें शिफ्ट करनी है, ठीक है, वैल्यूज को पुट करना है। तो ये वाली जो 1000 kF की वैल्यू हमारे पास थी तो इसको हम पुट करेंगे। क्या वैल्यू थी वो देखो 122.55 ग्राम के मोल इनवर्स विच इज इक्वल टू M2 इंटू 18.173, ठीक है, वैल्यूज डाल दी। देन नेक्स्ट जो M2 है आपका उसको हमने बाहर निकाल दिया। देन नेक्स्ट 122.55 ये वाली वैल्यू मिली, उसके नीचे आपको ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है 173 एंड देन इसको कैलकुलेट करना है। तो M2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 67.3 ग्राम मोल, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मिली हमें यहाँ पे M2 की। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, लेकिन देखो कैसे कैलकुलेट किया हमने, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन हो जाएगा भाई, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, गिवन डाटा दिया, यूरिया का डाटा दिया था वो लिख लिया, अननोन कंपाउंड का डाटा दिया था वो भी लिख लिया, ठीक है। अननोन कंपाउंड में बताया था कि आपको M2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, फॉर्मूला लिया M2 का, उस फॉर्मूले को हमने सिर्फ शिफ्ट किया है। ये वाला जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे बनाया तो इस वाले फॉर्मूले को सिर्फ हमने शिफ्ट किया था, शिफ्ट करके बनाया है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे बना लिया। नेक्स्ट इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज को पुटअप किया, देन आपको वैल्यू मिल गई इधर 1000 kF की वैल्यू क्या मिली 1222.55 ग्राम के मोल इनवर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या किया, यही फॉर्मूला लिया, यही फॉर्मूले में हमने वैल्यूज को पुटअप किया है, ठीक है। देन नेक्स्ट वैल्यूज को पुटअप करते आए। देन नेक्स्ट यहाँ पे 1000 kF में हमने जो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की थी वो पुटअप कर दी। देन नेक्स्ट ऐसे करके M2 की वैल्यू हमने निकाल दी 67.3 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम 2.8 हम देख रहे थे उसको हमने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो हम थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में देख रहे थे, तो यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पूरी तरह से पढ़ ली है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बची है उसको देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।